चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब तक हमने ओस्टवाल्ड के लॉ के एप्लीकेशन देख लिए थे। ओस्टवाल्ड का इनफाइनाइट डायल्यूशन का जो लॉ था उसके हमने एप्लीकेशंस देख लिए थे। वहाँ से हमें कई एक्सप्रेशंस पता लगे, तो हम अब उस फॉर्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये क्या है बच्चों, आपका 10MCH3COOH 10MCH3COOH सोल्यूशन इफ Ka इक्वल टू 10⁻⁵ देन फाइंड आउट। तो आपको यहाँ पे Ka की वैल्यू उसने प्रोवाइड करा रखी है। क्या प्रोवाइड करा रखी है बच्चों? Ka की वैल्यू प्रोवाइड करा रखी है। तो कंसंट्रेशन दे रखी है। एसिड कौन सा है आपका? मोनो बेसिक एसिड है। जो मोनो बेसिक क्यों है बच्चों? क्योंकि एक H+ ये डोनेट करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन आ जाएगा आपके। कंसंट्रेशन किस में निकालेंगे बच्चों? नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, बताया था मैंने सब। तो मोलरिटी कितनी होती है? 10, और वैलेंसी फैक्टर कितना चल रहा है? 1, तो कितना आ जाएगा नॉर्मलिटी भी आपकी? 10। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई आपकी 10। अब यहाँ पे बच्चों देखो अल्फ़ा आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला हमने देखा था, एप्लीकेशंस में भी देखा था और आपने पढ़ा था ओस्वाल्ड के डायल्यूशन लॉ को डिटेल में, तो वहाँ से हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे Ka.C Ka कितना दे रखा है बच्चों? जल्दी से देख लो इसको। Ka आपका हो गया बच्चों कितना? 10⁻⁵/10। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया? ये आ गया आपका 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 की पावर कितनी लग रही है? 10⁻⁻6 की पावर लग रही है हाफ। तो ये आ गया आपका 10⁻⁻3। ये आंसर है। कितना ईजी न्यूमेरिकल था बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपकी बार हमने क्या निकालना है बच्चों? H+ का क्या एक्सप्रेशन यूज़ लिया था हमने? C∝, और pH तो आपको बताइए -log H+ से निकलती है। तो बच्चा H+ इक्वल टू क्या हो गया? C∝। तो C कितना दे रखा है आपको? 10 इंटू अल्फा कितना दे रखा है बच्चों? हमने निकाला 10⁻⁻3, और ये आ गया आपका बच्चों 10⁻⁻ कितना लिखूँ? -2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको pH निकालना है। H+ कितना आ गया? 10⁻⁻2, तो pH कितना हो जाएगा आपका? -10⁻²। अभी log की प्रॉपर्टीज लग जाएगी बच्चों। क्या प्रॉपर्टी होती है? log A की पावर B का log A B log A। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आगे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। -2 आगे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और log 10⁻10 क्या हो जाता है बच्चों? log 10⁻10 हो जाता है आपका 1। तो कितना आ गया आंसर आपका? 2 pH आ गई आपका। कितना आसान न्यूमेरिकल था ये। तो बिल्कुल इसको दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूँ बच्चों, जरा ध्यान से देखिए इधर कि आपने सबसे पहले अल्फ़ा निकाला। अल्फ़ा का ये फॉर्मूला लगाया Ka/C। कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में चाहिए, कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में निकाल ली। नॉर्मलिटी क्या होती है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना चल रहा है? 1, क्योंकि कितने H+ डोनेट करेगा? 1। तो ये आपका मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर करोगे तो नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? 10। तो कंसंट्रेशन आ गई 10। K की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 10⁻⁻3। किसका आंसर है ये? अल्फ़ा का। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा निकाला, H+ इक्वल टू C∝ में वैल्यू रखी, H+ से हमने pH निकाल लिया। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल उन्हीं एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम यूज़ करेंगे जो अब तक हमने डायल्यूशन लॉ में, ओस्वाल्ड के डायल्यूशन लॉ में हमने सीखे थे। तो उन्हीं एक्सप्रेशन से हमने न्यूमेरिकल करे, तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल करना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सब बच्चों का फोकस यहाँ होना चाहिए बच्चों, जो क्लास में ध्यान देगा बच्चों उससे ही समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों? वाटर की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या? हाँ। अब हमें इस चैप्टर में जिन जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है वाटर की, उन प्रॉपर्टीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे मोलरिटी क्या होती है वाटर की, वाटर का नेचर क्या होता है, और आपके पास हम देख सकते हैं कि इसका वाटर का H+ की कंसंट्रेशन कितनी होती है, इसके लिए कैच कैसे निकालते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजी पे हम आगे बच्चों बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू अरेनियस। देखा लग रहा है? कहाँ पढ़ाया था? अरेनियस की थ्योरी में। क्या पढ़ाया था? मैंने आपको डिटेल में वहाँ बताया था कि बिल्कुल वहाँ ध्यान देना कि कोई भी प्रिंसिपल वाटर के लिए क्या बोल रहा है, वाटर के लिए वो क्या नेचर बता रहा है वो प्रिंसिपल। यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू अरेनियस प्योर H2O इज न्यूट्रल। अकॉर्डिंग टू अरेनियस प्योर H2O इज न्यूट्रल। किसने बोला? अरेनियस ने।
अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी H2O इज एम्फोटेरिक उभयधर्मी। H2O कैसा है? उभयधर्मी। या तो उदासीन न्यूट्रल मतलब उदासीन, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, मतलब दोनों होगा, दोनों नेचर है, एसिडिक भी और बेस भी है। किस पे डिपेंड करती है ब्रोंस्टेड की थ्योरी? याद करो, प्रोटॉन पर। किस पर? प्रोटॉन के डोनेट और एक्सेप्शन पर। एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। ध्यान से पढ़ो बच्चों, वहाँ मैंने सब कवर करा दिया है, जिसको देखना हो पुराने लेक्चर्स में देख सकता है, पुराने लेक्चर्स में। अब अकॉर्डिंग टू लिवाइस देखो, H2O इज बेसिक इन नेचर। किस पर डिपेंड करती है लिवाइस की थ्योरी? इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट और डोनेट होने पर। तो हमने ये बात कर ली थी, उन तीनों थ्योरीज के जो रिजल्ट थे H2O के लिए हमने यहाँ पे लिख दिए, देख लो। न्यूट्रल H2O, एम्फोटेरिक H2O, बेसिक इन नेचर H2O। तो ये तीनों यहीं क्लियर हो गए। एक तो ये प्रॉपर्टीज़ पे हमें याद होनी चाहिए वाटर के लिए। और क्या याद होना चाहिए? मोलरिटी ऑफ H2O। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन की एक यूनिट है मोलरिटी, जैसे नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। मोलरिटी वाटर की कितनी होती है ये अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू कर दें। मोलरिटी ऑफ H2O किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको? कैपिटल M से। मोल क्या होता है? मोलरिटी क्या? मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट है ना, मोल पर लीटर। मोल मतलब N पर लीटर। N क्या होता है? W/M। N क्या होता है? W/M। मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं हम ये सब चीज़ें, वहाँ आपने फॉर्मूले देखे होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उनको यूज़ कर रहा हूँ। मोल क्या होता है? वेट इन ग्राम और मोलिकुलर मास इनटू V चल ही रहा है नीचे, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, जिसने इसको याद नहीं आ रहा वो याद कर ले, समझ ले इसको। मोलरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल W/M, N की जगह मैंने क्या लिख दिया? W/M। क्यों लिख दिया? क्योंकि मोल क्या होते हैं मेरे? वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। इतना ईजी, ये हमारा फॉर्मूला बना। अब बस हमें क्या करना है? वाटर की मोलरिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू डालनी है। ये मैंने जानबूझ के बताया बच्चों, वैसे आप सबको याद होना चाहिए मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, हम कैसे निकालते हैं, पर चूंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं बता देता हूँ टर्मिनोलॉजी, ये मैंने यूज़ की है ये आपका क्या है? मोल। ये आपका क्या है? लीटर में वॉल्यूम। ये आपका क्या है? वेट इन ग्राम। ये आपका क्या है? मॉलिक्यूलर मास। कितना होता है वाटर का? कितना होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास? बताओ। सही है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। कैसे पता लगता है? H2O। हाइड्रोजन का कितना? 2। ऑक्सीजन का कितना? 16। कितना हो गया? 18। याद है ना सबको? बहुत बढ़िया बच्चों। अब वॉल्यूम तो लीटर में चाहिएगा इसी आपको। तो अब हमने यहाँ पर मोलरिटी निकालने के लिए उसको लैंग्वेज में भी डिफाइन कर दी, नंबर ऑफ मोल H2O प्रेजेंट इन 1 लीटर H2O, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सब बच्चों का फोकस यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए बच्चों, इधर फोकस कीजिए, सब बच्चों का फोकस यहाँ होना चाहिए। प्योर H2O में डेंसिटी कितनी बता रहा हूँ? ध्यान दीजिए, प्योर H2O में डेंसिटी कितनी हो गई? प्योर H2O में डेंसिटी हो गई 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml का क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml। अब यहाँ पे 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 10³ ml। अब मुझे तो ग्राम में चाहिए, तो 10³ ml को मैं प्योर H2O के लिए कितना मान सकता हूँ? मैं मान सकता हूँ 10³ ml को मैं मान सकता हूँ 10³ ग्राम, ठीक है। अब वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, क्या आएगा? W वेट इन ग्राम कितना ले लिया हमने? 10³ ले लिया ना ग्राम में वेट।
अब मोलिकुलर मास कितना हो गया, मोलरिटी, मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा आपका 18। ये क्या हो गया आपका मोलिकुलर मास mm, उसको mm से डिनोट कर दो। मोलिकुलर मास हो गया आपका 18। अब वॉल्यूम कितना हो गया आपका, वॉल्यूम हमने ले लिया 1 लीटर, कितना लिया है 1 लीटर ही तो लिया, तो 1 लीटर में वॉल्यूम 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 10⁻³ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 55.5 m। ये मोलरिटी आ गई आपकी, लिख लो बच्चों इसको 55.55 m। ये क्या है बच्चों, वाटर की मोलरिटी है। दोबारा बताऊं मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल क्या होते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। अब वॉल्यूम नीचे चल ही रहा है तो वो मोलरिटी आपकी आ जाएगी। हमने क्या किया, प्योर H2O लिया, प्योर H2O की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। अब मुझे ग्राम में वेट चाहिए था, तो ग्राम में वेट मेरा जब भी तो आएगा, ग्राम में वेट चाहिए था तो मैंने जितना 1 लीटर था मेरे पास, 1 लीटर है मतलब 10⁻³ ml। अब प्योर H2O है तो 10⁻³ ml को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम पर ml चल रहा है, 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml। तो 10⁻³ ml को मैंने लिख दिया 10⁻³ ग्राम, और 10⁻³ ग्राम की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। मोलिकुलर मास H2 का मैंने वहाँ निकालना बता ही दिया आपको 18, लीटर की जगह वॉल्यूम लिख दिया 1, आंसर कितना आ गया 55.55 m। तो ये बच्चों हमने मोलरिटी निकाली, मोलरिटी ऑफ H2O निकाली। इसका हम आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये हमने देखा अब तक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब तक हमने जल की, वाटर की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, उनमें से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब H2O। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ उसको, KW से। KW मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। W मीन्स बच्चों वाटर। बात क्लियर है, वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ देखो कि H2O है, H2O है, 2 H2O के मॉलिक्यूल हैं। क्या H2O H2O के साथ रिएक्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बच्चों सेल्फ आयनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन। मतलब उसके मॉलिक्यूल का उसी के मॉलिक्यूल के साथ जो आयनाइजेशन होता है उसको आप क्या बोलोगे? सेल्फ आयनाइजेशन बोलोगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब यहाँ देखो H2O के एक H2O के पास क्या होता है? H+ होता है, और क्या होता है? OH- होता है। H+ और OH- है। अब क्या ये H+ के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या नहीं होते। तो ये किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? अरे इसके पास लोन पेयर दिख रहे हैं ना आपको, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि लोन पेयर के ऐसा बॉन्ड जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आए तो क्या हो जाता है? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। तो H+ ये आपका H+ H2O के साथ कंबाइन होगा, क्या बनेगा बच्चों? H3O+। और यहाँ क्या बनेगा बच्चों? बचा हुआ पार्ट क्या है? OH-। ये बचा हुआ पार्ट क्या है? OH-। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बच्चों बताओ K कैसे निकालेंगे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर में? K मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी आपकी? H3O+, OH-, और इधर क्या आ गया बच्चों? H2O। कितने H2O है? 2। तो H2O की पावर कितनी लग जाएगी? 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं? 2 और है ना, 1 और 1। तो कितने H2O? 2 H2O। H2O के कंसंट्रेशन के ऊपर कितनी पावर लग जाएगी? 2। तो बच्चों यहाँ पे वैसे मुझे लिखना ये चाहिए पर क्या आपको पता है क्या यहाँ लिखना ज़रूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर किस में आ रहा है? एक्सेस में। मैंने पहले ही लिख दिया। हमने कहाँ पढ़ा था ये? केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों यहाँ इसको मैं 1 मान लूँगा, तो मेरा आयनिक प्रोडक्ट आ गया आपका ये KW = H3O+ OH-। वैसे तो बच्चों यहीं से ही क्लियर हो रहा है कि ये आपको OH- है और ये H3O+ है। H3O+ में कौन सा आयन है? H3O+ में इनबिल्ट कौन सा है? H+ आयन है। तो या तो आप यहीं पे लिख लो, या मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि KW आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। अब H2O किस में आयनाइज्ड होगा? H+ और OH- में होगा। अब इसके लिए मैं K निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों? H+ और OH-। रिएक्टेंट साइड है, मैं इसको एक्सेस में ले लेता हूँ। क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सेस में लिखते हैं नीचे आना क्या चाहिए आपका? H2O के पावर 1।
इसको मैंने किसमें ले लिया, एक्सेस में, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका KW इक्वल टू, KW क्या हो गया आपका, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, H+ और OH माइनस। अब बच्चों ये बताओ, क्या वाटर में H+ हमने कंसंट्रेशन आपको बताई थी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन चलती है किसकी, H+ की, और जितने H+ होते हैं वाटर में एक H2O में उतने ही OH माइनस होंगे, तो दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7। यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा इसको, 10⁻⁻7, यहाँ पे भी कितना लिख दूंगा, 10⁻⁻7, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो कितना हो गया, -14, तो KW आपका आ गया 10⁻⁻14। तो ये हमने क्या निकाला बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, किससे डिपेंड कर रहे हैं, KW से। ये क्या बता रहा है आपको, ये आयनिक प्रोडक्ट बता रहा है के को हमने किसके लिखा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर मींस W, H3O+ बच्चों ये एसिडिक होता है, इसमें ही H+ इनबिल्ट होता है, या तो आप यहीं पे भी लिख सकते थे इस चीज़ को, फिर भी मैंने आपको H2O का आयनाइज करके बता दिया, H+ और OH माइनस, और वही हमारा आया H+ की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन रखने के बाद क्या आया, KW की वैल्यू 10⁻⁻14। अब KW इज ए कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जब टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो KW की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H+ की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7, तो OH माइनस की भी कितनी होती है, 10⁻⁻7, तो KW की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻14। तो ये आपको याद रखने लायक चीज़ है बच्चों। अब आ गया हो बच्चों, यहाँ आप फोकस कीजिए बच्चों, सब बच्चे, PKW क्या होता है, PKW हम कैसे निकालते हैं बच्चों, सोचो, बहुत बढ़िया। अब PKW मतलब जैसे हमने आपको pH निकालना बताया था, -log H+, POH क्या था बोलो सब, -log OH माइनस PKA क्या था, -log K, PKB क्या था, -log KB। तो इसी तरीके से PKW क्या हो जाएगा हमारा, -log KW, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -log KW। अब KW की वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। जब आप KW की वैल्यू पुट कर लोगे तो उसके बाद क्या आंसर आएगा, चलो बताओ। तो यहाँ पे देखो -log KW की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी बच्चों, वेरी गुड, 10⁻⁻14। अब बताओ log की प्रॉपर्टी लगेगी log A की पावर B, तो B log A, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 14 log 10 बेस, जब कुछ नहीं चल रहा तो बेस कितना चल रहा होता है, 10, तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा आपका 1, तो आंसर कितना आ गया 14। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने समझा कि KW और PKW आप कैसे निकालते हो। आयनिक प्रोडक्ट से, आयनिक प्रोडक्ट क्या है वाटर का, KW है, तो KW की वैल्यू कितनी आई थी, 10⁻⁻14 है, और PKW की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 14 आ गई। अब देखो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन ऑफ H2O इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड में रेड से लिखा हुआ है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझो इस चीज़ को। आयनाइजेशन ऑफ H2O इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये लाइन सेल्फ है, अपने सफिशिएंट है अपने आप में। इस चीज़ को समझाने के लिए टेम्परेचर का KW के साथ जो रिलेशन है उसको समझाने के लिए ये लाइन बिल्कुल और बिल्कुल क्या है बच्चों, सेल्फ सफिशिएंट है। कैसे, देखो इसको क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन ऑफ H2O, आयनाइजेशन ऑफ H2O हम कर चुके हैं अभी, इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस किसके ऊपर बात की उसने, एंडोथर्मिक प्रोसेस से बात की है। एक ऐसा प्रोसेस जो कैसा है, एंडोथर्मिक है। उस एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम, एंडोथर्मिक प्रोसेस से हम क्या समझते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें हीट इवॉल्व होती है या हीट एक्सेप्ट होती है, उसमें हीट अंदर जाती है या हीट बाहर जाती है, बताओ।
वेरी गुड। ऐसा प्रोसेस जो प्रोसेस के वक्त हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसमें हीट कहाँ जाती है, अंदर जाती है, बाहर रिलीज नहीं होती। बाहर किस में रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में मतलब वो हीट गेन करता है, हीट अंदर जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब करता है वो प्रोसेस, मतलब उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ देखो आप कि कोई भी प्रोसेस है, आयनाइजेशन प्रोसेस है, अगर उसको हीट की ज़रूरत पड़ रही है तो जैसे आप हीट बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन अच्छा होगा। अगर आपने हीट कम रख दी तो आयनाइजेशन अच्छा नहीं होगा। क्यों, ये किस पे डिपेंड है, हीट पे डिपेंड है। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। कौन सा है ये, एंडोथर्मिक है। मतलब ये प्रोसेस जब होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, अरे आयनाइजेशन, ठीक है, वाटर का खुद के मॉलिक्यूल के साथ आयनाइज होना, सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है। तो वाटर का आयनाइजेशन तब ज़्यादा होगा जब वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, मतलब उसको होने के लिए हीट की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा हीट दोगे तो ज़्यादा आपका आयनाइजेशन होगा, अगर आपने कम हीट दी तो कम आयनाइजेशन होगा। तो यहाँ पे हमसे ये बात समझ में आ गई कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आयनाइजेशन कांस्टेंट का मान भी, वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों, क्या रिलेशन बनाऊंगा, T प्रोपोर्शनल KW, क्योंकि अगर KW बढ़ेगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा, वो कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो आयनाइजेशन भी कम हो जाएगा। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो आयनाइजेशन होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। कितना होता है, KW की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, 10⁻⁻14। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो KW की वैल्यू भी क्या है, 10⁻⁻14 से अपर चली जाएगी, और अगर आपने टेम्परेचर लोअर किया तो KW की वैल्यू भी 10⁻⁻14 से लोअर चली जाएगी। वो हम अभी आगे समझने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। आयनाइजेशन ऑफ H2O मतलब पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो आयनाइजेशन हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आयनाइज होगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा आयनाइज होगा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक बार और देख लो। यहाँ देखो KW और H+ और OH- दिख रहा है बच्चों सबको, वेरी गुड। KW H+ और OH- है, ये आयनाइजेशन है ना, आयन से। तो अगर KW बढ़ेगा तो देखो आयनाइजेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये समझा कि KW आपको बढ़ाना है तो आयनाइजेशन बढ़ाना होगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा। और KW कब बढ़ेगा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैंने लिख दिया टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू KW। अब ये सारी बातें समझ में आ चुकी है हमें। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 केस हमने देखने हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबका फोकस यहाँ होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो KW की वैल्यू कितनी आएगी, KW की वैल्यू आ जाएगी, अरे सर अभी तो निकाली थी, 10⁻⁻14। अब टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अरे सर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW भी आप बढ़ा दो 10⁻⁻14 से। अब मुझे ऐसी वैल्यू बताओ जो KW मतलब 10⁻⁻14 से बड़ी हो, मतलब वो उसको रिप्रेजेंट करे। तो 10⁻⁻14 से बड़ी क्या हो सकती है KW की वैल्यू, बताओ लगभग क्या हो सकती है KW की वैल्यू। सर 10⁻- कितनी हो सकती है, -13 भी बड़ी है।
माइनस 10 की पावर माइनस 12 भी बड़ा है, 10 की पावर माइनस 11 भी बड़ा है। अरे अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, जो नेगेटिव में छोटी वैल्यू होती है वो एक्चुअलिटी में क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, गलती मत करना। तो अब के डब्ल्यू की वैल्यू अगर 10 की पावर माइनस 14 से ज़्यादा है तो वो ये संभवमान हो सकते हैं, और आगे भी लिख सकते हो 8, 10 की पावर माइनस 8, 5, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो इधर देखो, अब अगर आपके पास देखना है टेम्परेचर इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तीसरा केस है। इस तीसरे केस में वो बता रहा है टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो के डब्ल्यू की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, कम जाएगी। किससे कम जाएगी, 10 की पावर माइनस 14 से कम जाएगी। अब के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 से कम जाएगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। 10 की पावर माइनस 14 से के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब के डब्ल्यू क्या हो सकते हैं, संभावित मान, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 10 की पावर माइनस कितना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 की पावर माइनस 16, 10 की पावर माइनस, तो ये हो सकते हैं आपके माइनस 16 हो सकता है, 10 की पावर माइनस 18 हो सकता है। ये सब किसकी वैल्यू, क्या है ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ बच्चों 10 की पावर माइनस 14 से छोटी है, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ध्यान रखना। अब ये हमने समझा कि टेम्परेचर पे के डब्ल्यू कैसे रिलाय करता है, कैसे वो निर्भर करता है। अब क्या समझना बाकी रह गया, अब आपको समझना है वाटर की प्रॉपर्टीज़ में से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कौन सी आने वाली है। देखो बच्चों इधर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O, क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O। क्या बता रही है प्रॉपर्टी कि वाटर का H2O डिग्री ऑफ H2O का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं आपसे इस पे बात करने से पहले जल्दी से पूछूंगा आपसे, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की कोटि। फॉर्मूला क्या होता है इसका, वेरी गुड, अल्फा इक्वल टू एक्स बाय ए, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, ठीक है। तो इसको हम किसके केस में निकालेंगे, इसको हम वाटर के केस में निकालेंगे। अब कैसे निकालना है देखो इधर, उसके लिए हमें दो सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। आयनाइजेशन ऑफ H2O, पढ़ रहा हूँ फोकस से, ध्यान से देखो इधर। आयनाइजेशन ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। क्या बोल दिया उसने, आयनाइजेशन ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। इतना आयनाइजेशन होगा कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लेके चलते हैं। ये सारी कैलकुलेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, कम ज़्यादा का हमने आपको बता दिया क्या क्या वेरिएशन आएगा। सेकेंड पॉइंट है H2O इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। H2O इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही कम आयनाइज्ड होगा। क्या होगा बच्चों, ये बहुत ही कम आयनाइज्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो 100% आयनाइज्ड हो जाता है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कम आयनाइज्ड होते ही हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कितना आयनाइज्ड होगा, वो लगभग 10⁻⁻⁷ क्यों होगा, पहली लाइन में लिख दी, आयनाइजेशन ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा दो इनको, याद होना चाहिए हर बच्चे को। अब अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, ठीक है। फॉर्मूला याद है बच्चों, वेरी गुड। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बाई ए से भी आप इसको याद रख सकते हो, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। अब बच्चों इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, H2O, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। H2O किस में ये आयनाइज्ड हो रहा है, H+ और OH माइनस में। H2O किस में आयनाइज्ड होगा, H+ और OH माइनस में। अब यहाँ पे हमने T = 0 मतलब
टाइम अभी 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी आपके पास केवल और केवल क्या मौजूद होगा, आपके पास केवल और केवल रिएक्टेंट मौजूद होगा, प्रोडक्ट आपके पास मौजूद नहीं होगा, प्रोडक्ट आपके पास मौजूद नहीं होगा। और जब आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होगा तो उसके मोल कितने होंगे, उसके मोल होंगे 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और 0। और रिएक्टेंट साइड में मोल कितने लिखें, रिएक्टेंट साइड में हम कंसंट्रेशन लेके चलते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में मोल पर लीटर या मतलब कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों। क्या हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी वाटर के कंसंट्रेशन की? हाँ बात की थी। क्या थी वाटर की कंसंट्रेशन मोलरिटी में? वेरी गुड, 55.55। 55.55 आपकी इसकी कंसंट्रेशन रहेगी और ये 0 और ये 0 रहेंगे क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि T = T इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था के समय में, साम्य अवस्था के समय में आपके वाटर की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? सब बच्चे दिमाग लगाएंगे। वेरी गुड, जिनको पता लग गया अच्छी बात है, जिनको पता नहीं लगा है वो यहाँ देखें। क्या पहली ही लाइन में मैंने जिस पे इम्पोर्टेंट लगाया है लिख रखा था क्या? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का आयनाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। इतने उसमें से आयन बन जाएंगे, इतना रिएक्टेंट साइड में से कम हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा? 55.55 -10⁻⁻⁷। रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 10⁻⁷ और 10⁻⁷। अब बच्चों बताओ हम क्या अल्फ़ा की गणना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियल मोल भी हैं और डिसोसिएटेड मोल भी हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि आपका ये 55.55 -10⁻⁻⁷ को मैं लगभग बराबर में क्या ले सकता हूँ? सब बच्चे सोचेंगे। वेरी गुड, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो इधर देखें कि 10⁻⁻⁷ बहुत ही छोटी वैल्यू है। अरे किसके सामने? 55.55 के सामने, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब ये कहाँ से पता लग गया था हमें? देखो ये क्या लिखा हुआ है, H2 इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वेरी वीक का मतलब क्या हो जाता है बच्चों की? इसका आयनाइजेशन बहुत ही कम होगा। तो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए 10⁻⁷ इसका आयनाइजेशन हो रहा था और ये बहुत ही कम वैल्यू है। तो 55.55 में से 10⁻⁷ घटाओ। 10⁻⁷ कितना होता है पता है बच्चों? 0.0000 कितने जीरो लग जाएंगे उसमें। ठीक है, अब 10⁻⁷ है, अब वो आप घटाओगे 55.55 में से तो उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो हम बच्चों कितना मान लेंगे इसको हम लगभग मान लेंगे 55.55 क्योंकि आप इसमें से घटा रहे हो तो इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वियोजन की कोटि है। अल्फ़ा = डिसोसिएट मोल अपॉन इनिशियल मोल x/a। शुरुआत में आपकी डिसोसिएशन कितना हो रहा है? 10 की पावर डिसोसिएशन कितना हो रहा है? अरे इतना ही तो डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन मतलब आयनाइजेशन में कितना आयनों में कितना टूट रहा है वो। अब अल्फ़ा ए क्या है बच्चों? ए आपका ये रहा 55.55। यहाँ पे आप लिख दोगे 55.55। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से हम अपने रिजल्ट पे आ चुके हैं पर थोड़ी सी हमें समझ बाकी है। वैसे तो आपका आंसर यही है पर हम इसको यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे या यही आंसर आपको किस फॉर्म में दिखेगा उसको हमें समझना है। यही आंसर आपको हमें किस फॉर्म में बनाना है। क्या आप बच्चों को याद है कि 55.55 को कल हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में? तो वहाँ पर 15.55 क्या आया था, कैसे आया था? वेरी गुड, हमने इसको लाए थे, किससे लाए थे?
10⁻³ किससे डिवाइड हो रहा था वो 18 से। तो जब ये कंडीशन आपकी आती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट टोटल क्या आता है 50.55। तो कैसे हम लिख सकते हैं इस चीज़ को मैथमेटिकली के, इसका रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसा भी मिल सकता है कि 15.55 को मैं लिख दूंगा 18/10⁻³। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि 10⁻⁻18 ये कितना हो जाता है आपका, ऊपर क्या चल रहा है, एक्चुअलिटी में चीज़ ये है बच्चों, इसकी वैल्यू 15.55 होती है, यही आपका 15.55 है, यही आपका क्या है 15.55। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि कल हमने कैलकुलेट किया था ना ये, तो कितना आया था 15.55, तो मैंने वहाँ ये लिख दिया। अब जब आगे सोल्व करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 18/10⁻³ इंटू 10⁻⁻7। ये आपका आंसर। आप कैलकुलेशन में इसकी बजाय आप ये यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो हम आगे इसको समझने के लिए कि अल्फ़ा कितना आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा, किसके केस में, वाटर के केस में। तो यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, आपको कौन सा यूज़ करना है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने पढ़ा वाटर की प्रॉपर्टीज़ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O तक। अब हम आगे चलते हैं, अब हम K और K भी कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, वाटर के लिए जी।